हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी दोनों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को पहले ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर सोचें। ठीक है, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस प्रॉब्लम की हेल्प से। ठीक है, देखिए, अगर आपको इस प्रॉब्लम को बच्चों अच्छे से करना है तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना। जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो मैं उनको पहले फटाफट बता देता हूँ ताकि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। आपको गिवन है कि एक छोटी सी बॉल है जिसका मास स्मॉल m आपको गिवन है ना। तो छोटी सी बॉल मतलब ये वाली बॉल के बारे में बात कर रहा है, ये वाली बॉल, ये वाली, है ना। इसका मास स्मॉल m है और इसको अपने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है जिसकी लेंथ आपको गिवन कैपिटल L, है ना। एक ब्लॉक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक है A और इसका मास भी स्मॉल m है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ब्लॉक जो बॉल है B उसको हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, जहाँ पर u = 0 है। और फिर हमने मास इसको छोड़ दिया है, ठीक है। एंड देन रिलीज्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ A + B सिस्टम, मतलब बॉल और ब्लॉक का जो सिस्टम बन गया उसके सेंटर मास का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है टिल द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ताकि जब तक ये वर्टिकल हो जाएगी उस टाइम पर हमें इसके सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था पूरा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए या जो पता होनी चाहिए वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक दो, सपोज कीजिए कि दो मास है यहाँ पर, ये वाला, और मैं थोड़ा नीचे इसको डायग्राम को बना देता हूँ ताकि हम इस ऑलरेडी ड्रॉन डायग्राम को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि ये कोई मास है और ये एक मास है यहाँ पर स्मॉल m और एक ये दूसरा मास है स्मॉल m। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। और अगर मान लीजिए दोनों का मास सेम हुआ तो सेंटर मास बिल्कुल मिड में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस बच्चों x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी अगर दोनों का मास सेम हुआ तो। अगर मास अलग अलग हुआ तो ये डिस्टेंस जो कि x1 x2 होगी, मतलब अलग अलग होगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब अगर F एक्सटर्नल यहाँ पर 0 के बराबर है, तो जो सिस्टम का मोमेंटम है, क्या सिस्टम का मोमेंटम वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है बल्कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सपोज कीजिए कि अगर x की तरफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम केवल x वाला मोमेंटम क्या करवा सकते हैं, कंजर्व करवा सकते हैं, ना कि टोटल। ओके, ये हमें दूसरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए बच्चों, देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना है बच्चों तो तभी किया जा सकता है जब सिस्टम पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही वर्क डन हो रहा हो, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो कितना हो जाना चाहिए, 0। तभी आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि अपन इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकें। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर इस फिगर में गिवन है ये वाला ब्लॉक, ठीक, ये वाला जो ब्लॉक है इसको A बोला हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, A। और यहाँ पर आपको गिवन है एक बॉल इस जगह पर, लाइक दिस। ठीक है, इसका मास भी बच्चों स्मॉल m है एंड ये जो एंगल आपको गिवन है वो यहाँ पर गिवन है थीटा। ओके, तो बच्चों डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। टोटल लेंथ जो है वो L है इस स्ट्रिंग की। ओके, अब मैं जानता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, चूँकि इसका भी मास स्मॉल m है और इसका भी मास जो है स्मॉल m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल मिड में होगा, है ना। तो मान लीजिए कि अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसको मैं लिख देता हूँ C।
तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी L/2 के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक तो हमें क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बच्चों ये वाला L/2 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा L/2 का कॉस वाला कंपोनेंट, मतलब L/2 कॉस थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? L/2 साइन थीटा। ओके, अच्छा यहाँ तक हमें क्लियर है बिल्कुल। अब बच्चों एक बात देखना आप लोग कि इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आप ये सोचिए पहले। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, और एक और फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, ये लीजिए, ठीक है। अब इस mg का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इस तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। क्योंकि ये जो बॉल है जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं मूव कर रहा होगा। ये जो mg का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस बॉल को इस तरफ मूव करवा देगा। किस तरफ? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक है। सो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जब भी बॉल मूव करेगा तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग ही मूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ चुकी है। ओके, अब अगर आप इस ब्लॉक के बारे में सोचें तो ब्लॉक पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से, ठीक। एक mg लग रहा होगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो इस ब्लॉक पर 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल mg और एक टेंशन, और इस बॉल पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लीजिए मैं इस बॉल और ब्लॉक और स्ट्रिंग को अपना एक सिस्टम मान लूँ, तो इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे? यस, स्ट्रिंग का जो फोर्स होगा बच्चों टेंशन, वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है ना। लेकिन नॉर्मल और mg जो होंगे एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेंगे। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कंजर्वेटिव कौन से हैं और नॉन कंजर्वेटिव कौन से हैं? तो mg जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि नॉर्मल और टेंशन कौन से फोर्स है बच्चों? ये नॉर्मल और टेंशन जो है नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फोर्स कौन कौन से? mg, नॉर्मल, टेंशन, इसमें से mg कंजर्वेटिव और नॉर्मल और टेंशन नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब अगर टेंशन या नॉर्मल वर्क डन कर रहे होंगे देन आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, बट अगर mg वर्क डन कर रहा है केवल और नॉर्मल और टेंशन का वर्क डन 0 हुआ तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ तक हमें बात समझ में आ चुकी है। अच्छा बच्चों, अब देखिए चूँकि इस सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स वो कौन कौन से हैं? वो है नॉर्मल एंड mg, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो नॉर्मल है और ये जो mg है, देखो ये दोनों के दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखो नॉर्मल mg है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 के बराबर है ना, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में चूँकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है एंड दैट इज़ वाई द मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन कंजर्व, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ध्यान से सोचिए। या सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा, चूँकि हॉरिजॉन्टल में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगी। यस और नॉट? इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर रिलीजिंग थी वही आफ्टर रिलीजिंग होगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब चूँकि जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली रेस्ट पर था, है ना, इसलिए जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड दैट इज़ वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही आपने इस बॉल को छोड़ा तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इस तरफ नहीं जाएगा या फिर ना ही इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पर? यस, एंड दैट इज़ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। इसका मतलब जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ोगे तो सेंटर ऑफ मास मूव तो करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलावा नहीं चलेगा, वो केवल वर्टिकल में मूव करेगा। मतलब इस वाली पोजीशन से या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ तक हमें बात समझ में आ चुकी है। अब आप सोचिए बेटा कि जब ये ब्लॉक या जब ये बॉल यहाँ पर आएगी इस जगह पर इस तरफ, ठीक है, तो चूँकि हमेशा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है।
और जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सपोज कीजिए कि वेलोसिटी v2 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर सिस्टम का मोमेंटम टोटल कितना हुआ? तो देखिए सिस्टम का जो मोमेंटम है वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा जब यहाँ पर पहुँचेगा तो, है ना, क्योंकि v1 भी हॉरिजॉन्टल है और v2 भी हॉरिजॉन्टल है ना। इसलिए सिस्टम का मोमेंटम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नज़र आ रहा होगा जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। कितना है वो मोमेंटम? mv1 माइनस में mv2, यस और नॉट। तो ये सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हो गया जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई। इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो देखिए जब आप बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं उस टाइम पर दोनों के दोनों रेस्ट पर हैं, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल mv1 माइनस mv2 है ना। इसका मतलब चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड दैट इज़ वाई p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बच्चों की v1 इज इक्वल्स टू v2 होगा। ओके, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक, अच्छा हमें जो निकालना है वो क्या है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया। अब बच्चों देखना है कि ये वाला जो है ना ये l/2 है और ये वाला है l/2 cos थीटा, यस और नॉट। तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा इस वाले मास से कितनी डिस्टेंस पर होगा? l/2 पर होगा, यस और नॉट। या इस वाले मास से भी कितनी डिस्टेंस पर होगा? l/2 पर होगा। अब चूंकि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू l/2 cos थीटा है, तो ये लेस देन l/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी मुझे l/2 रखनी है तो सेंटर ऑफ मास को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा? नीचे। तो सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन आ गई यहाँ पर। ठीक, अगर ये सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन है तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा बच्चों? l/2 पर होगा हमेशा, है ना। और ये वाली जो दूरी है टोटल कितनी है? ये l/2 cos थीटा के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, यस और नॉट। और यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? l/2 होनी चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया c/c0 के बराबर। तो अगर सेंटर ऑफ मास c/c0 के बराबर शिफ्ट हो गया तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ c/c0 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए ध्यान से। तो शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन दैट इज c/c0 इज इक्वल्स टू, यस कितना शिफ्ट हो गया देखिए ध्यान से। तो c/c0 की जो वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि c/c0 की जो वैल्यू होगी वो ये वाली टोटल लेंथ माइनस ये वाली लेंथ के बराबर होगी। अब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है बच्चों? l/2 के बराबर दी हुई है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी l/2 माइनस में l/2 cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्टिंग हो गया वो आ जाएगा l/2 इंटू में 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।